In geopolitics, even if you are not in war, you are in war. यानी कि आप पर इम्पैक्ट तो जरूर होगा क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी कनेक्टेड है। आपकी डिफेंस नीड शायद उस एरिया से कनेक्टेड हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अगर रशिया हारता है, रशिया में इंटरनल क्राइसिस आगे आने वाले समय में बढ़ते हैं और पुतिन इस पोजीशन से हटते हैं, तो इंडिया के लिए आगे जाकर क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी। शुरुआत करेंगे कि अभी चल क्या रहा था। तो आपने देखा है वैगनर चीफ वाज एक्चुअली रेबेलिंग अगेंस्ट मिस्टर पुतिन। ही वाज हैप्पी विद टू पीपल प्राइमरीली, यानी कि एक तो डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, एंड ही वाज डिमांडिंग कि ये इनकम्पिटेंट हैं, करप्ट हैं और नुकसान पहुँचा रहे हैं वैगनर मर्सनरीज को। तो अब इस क्राइसिस को हालांकि कहा जा रहा है कि स्टॉप कर दिया गया है बाय द इंटरवेंशन ऑफ बेलारूशियन डिक्टेटर मिस्टर अलेक्जेंडर। तो वैगनर चीफ का बैकग्राउंड तो आप सब वाकिफ हो गए होंगे, राइट। वंस ही वाज अ शेफ, कन्विक्टेड एंड देन लेटर ही बिकेम अ मर्सनरी। 2014 के बाद खासा चर्चा में आया क्योंकि 2014 में क्रीमिया वाले इंटरवेंशन के दौरान मिस्टर पुतिन को इनकी ज़रूरत थी। अब केवल क्रीमिया में ज़रूरत नहीं थी, जब क्रीमिया में बदलाव होगा, यानी कि क्रीमिया जो पहले यूक्रेन का भाग था अब उसको रशिया ले रहा था, तो अदर पोजीशंस पर यू नीड सम फाइटर्स। कहा जाता है वैगनर चीफ सीरिया में और अफ्रीका में भी कई ऑपरेशंस में मिस्टर पुतिन को हेल्प करते रहे हैं। तो दे वर एक्चुअली फाइटिंग साइड बाय साइड, राइट। नाउ अब ये वाला इशू तो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है ऐसा कहना है। अब कुछ इंडिकेशंस देखते हैं कि इस वॉर के क्या हो रहे हैं वर्ल्ड पर, और फिर लास्ट वाले पार्ट में जाएंगे कि कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करता है, इंडिया के डिफरेंट डायमेंशंस। मेजर वीकनेस रशिया की जो दिखने में आई है वो है मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में, यानी कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर डोनेस्क लुहांस तक सीमित रह गई रशियन फोर्सेस, तो यानी कि वो उनकी स्ट्रेटजिक हार हो सकती है। और हमेशा एक डिक्टेटरशिप को कंटिन्यूसली जीत दिखानी ज़रूरी होती है, नहीं तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग अपना एक पॉलिट ब्यूरो को बनाकर पुतिन को कह दें कि वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग योर पावर। यानी कि पावरफुल केवल पोजीशन पर रहने से नहीं बना जाता, पावरफुल बने रहने के लिए यू नीड पावरफुल पीपल वर्किंग एज पर योर इंटरेस्ट। तो पुतिन कहीं ऐसा ना हो कि इस टसल में अपने जो पावर सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं रशियन ब्यूरोक्रेसी में, क्या मतलब उनसे हाथ ना धो बैठें, तो ये एक इशू हो सकता है। अनफोर्सीन टॉल हुआ है, ये हम सब जानते हैं, रशियन कितने सारे लोग मारे गए हैं। तो ऐसे में जो मिलिट्री ब्रास है उसमें भी उनको भी अब ये लगने लग गया है कि क्या इतने लंबे समय तक इसमें एंगेज रहना वॉज इट वर्थ। तो ऐसा दिखने में आ रहा है। नाउ जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एक तो यूरोप में अनस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज की बात करें तो अफ्रीका भी इम्पैक्ट में, दुनिया के कई देश इम्पैक्ट में, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, अफ्रीका सब इम्पैक्ट में थे। वर्ल्ड डिवाइडेड था, कुछ लोग ऐसे हैं जो रशिया के साथ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वेस्ट के साथ हैं, कुछ लोग हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक इंडिया। यूरोप ने रेस्पॉन्ड किया था, इमीडिएटली सैंक्शंस को इंक्रीज कर दिया था और डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल जर्मनी। इस टाइम मिस्टर पुतिन के साथ कौन प्रोमिनेंट एलाय खड़े हुए हैं, यानी कि अगर इंटरनल क्राइसिस भी होता है, यानी कि अगर रशियन ब्यूरोक्रेसी से, रशियन मिलिट्री से या फिर कुछ रशिया के कैपिटलिस्ट अगर मिस्टर पुतिन के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, तो केवल हमें ही नहीं कई और भी लीडर्स हैं जिनको पुतिन के बने रहने की हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। मिस्टर बशर अल असद, भूले तो नहीं ना आप, सीरिया में वेस्टर्न ताकतें लगी हुई थी बशर अल असद को हटाने में। मिस्टर पुतिन का आशीर्वाद है, बशर अल असद बने हुए हैं क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस है। तो अगर सीरिया से कहा जाए कि भाई मिस्टर पुतिन को बने रहने में वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट, दे वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, राइट। इंटेलिजेंस हो, कोवर्ट ऑपरेटर्स हों, राइट, ऐसे मर्सनरी फाइटर्स हों, दे आर गोइंग टू। बेलारूस के मिस्टर अलेक्जेंडर लुहाशेंको जिन्होंने अभी इंटरवीन किया है, और कहा जा रहा है कि अभी वैगनर चीफ को ये एक तरीके से एक्सिल की फैसिलिटी दे देंगे कि देखो रशिया आपको ट्रेटर बता रहा है लेकिन रशिया आप पर एक्शन नहीं करेगा। अगर लुहांश को ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मिस्टर पुतिन के साथ इज इन कोऑर्डिनेशन। नहीं तो बेलारूस की इतनी हिम्मत नहीं है कि पुतिन कहें कि सज़ा मिलेगी और ये कहें कि नहीं मिलेगी सज़ा, आ जाओ तुम हमारे पनाह में आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, राइट। ईरान, आप सबको पता है कि ईरान वेस्ट के खिलाफ है और रशिया के क्लोज है, तो ईरान की लीडरशिप भी चाहेगी कि रशिया में पुतिन बने रहें, राइट।
वेस्ट सोच रहा है कि भाई रशिया का जो इन्वेजन है ये डेवलपिंग नेशंस को शायद रशिया के खिलाफ कर देगा। कारण ऐसे में डेवलपिंग नेशंस को लगेगा अरे वर्ल्ड में रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो ऐसे में अब ज़्यादातर नेशन जो है वेस्ट के करीब आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दे आर नॉट परचेजिंग और दे आर नॉट एग्रीइंग टू द नैरेटिव विच इज सोल्ड बाय वेस्ट। यानी कि इसमें केवल पुतिन की गलती नहीं है। नेटो को उनके दरवाजे पर लाया कौन? वो तो वेस्ट लाया ना, यूएस लाया, राइट। यहाँ पर टर्की का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार जो आपके खिलाफ होता है ऐसे देश को भी बनाकर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे देश ही मीडिएशन करा सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर जो टर्किश के एर्डोगन है, तो एर्डोगन वाज लाइक कि इस बाइडेन इज सेइंग कि दे नीड टू परचेज आर्मामेंट्स फ्रॉम यूएस, तो ही वाज सेइंग कि नहीं मैं तो रशिया से लूंगा, और रशिया से लिया एर्डोगन ने। तो एर्डोगन का ये जो रुख है ये रशिया और यूएस के बीच में एक टेबल लगाकर नेगोशिएट करने में काम आता है, राइट, ज़रूरी। और इस बीच जैसे होस्टेज का स्वैप हो, ग्रेन की सप्लाई को इंश्योर करना हो, पीस टॉक्स कराना हो, ये सब काम वो कर पा रहे हैं, राइट। तो अब यूरोप को अपनी सिक्योरिटी को रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर पुतिन को इतना लंबा समय इसमें लग रहा है तो आगे ऐसे चांस ना हो दोबारा रशिया के सामने, तो शायद दे में एक्चुअली फ्लेक्स देयर आर्म्स इंटेलिजेंस कोवर्ट ऑपरेशंस मोर, जिससे कि आगे से ये दो देश ऐसी प्रॉब्लम रशिया के दरवाजे पे ना लाएं। तो इस वजह से कई देशों ने अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ा दिया है। अब मुद्दा है कि अगर रशिया हार जाता है तो क्या होगा? हार का मतलब क्या होगा? कुछ लोगों का कहना है कि लुहांस्क डोनेट्स्क तक सीमित हुए तो वो हार होगी। यूक्रेन की फोर्सेस तो यहां भी नहीं मान रही। यूक्रेन की फोर्सेस कह रही है लुहांस्क डोनेट्स्क से भी पीछे करेंगे आपको, ये पूरा एरिया वापस लेंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। कुछ का कहना है कि शायद क्रीमिया भी वापस लेंगे, राइट। तो ऐसे में रशियन फोर्सेस को फर्दर एक्सपेल करने में अगर वो सफल हो पाते हैं ड्यू टू द बैकिंग ऑफ वेस्ट, तो मिस्टर पुतिन का पद जा सकता है, ऐसा एक अंदेशा है। देखिए आप कहेंगे सर ऐसा हम क्यों बात कर रहे हैं? तो रीजन इज कि जब आप किसी देश की पॉलिसी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर इंडियन पॉलिसी मेकर, सो यू हैव टू थिंक कि ठीक है मिस्टर पुतिन के साथ हमारे ऐसे टर्म्स हैं और हम वी आर हैविंग दिस लेवरेज एंड दे आर हैविंग दिस लेवरेज फुलफिल्ड फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगर लीडरशिप चेंज होती है तो क्या दूसरा लीडर इतना मजबूत आ पाएगा? क्या रशिया जैसे अब संगठित है वैसे रह पाएगा? तो हमें अपनी पॉलिसी बनाते समय वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो लेकर चलने पड़ते हैं। अगर दुनिया में कभी वॉर होता है और दोनों पार्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों में से कोई भी हारेगा तो ये हारेगा तो क्या क्या नुकसान, ये हारेगा तो क्या क्या नुकसान, उसके हिसाब से अपना प्लान पहले से बनाकर रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करें कि अगर यहाँ पर रशिया हार जाता है तो क्या हो सकता है। तो रशियन मिलिट्री हो सकता है मिस्टर पुतिन को हटाए, राइट। मिस्टर पुतिन ने कहा जा रहा है कि लास्ट मिनट पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी करे हैं कि अगर मिस्टर पुतिन बैक ऑफ करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर 90 दिन तक या जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक प्रेसिडेंट का रोल निभाएगा। तो क्या ये भी एक अंदेशा है? वन पॉसिबिलिटी है कि जो रशियन मिलिट्री है, जो सिक्योरिटी सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, वो एक पॉलिट ब्यूरो बनाएं जैसे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स में होता है, और वो पुतिन को इन्फॉर्म कर दें कि अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक व्यक्ति की सरकार नहीं है। देयर आर मैनी यू कैन से कंपोनेंट्स इन दिस इंजन। अगर वो इंजन सपोर्ट करना बंद कर दें तो क्या होगा? अब ये सिग्नल भी होगा मिस्टर पुतिन को कि ऑनरली आप यहाँ से पद से हट जाइए, राइट। तो एक अंदेशा ये है कि जब किसी को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है, और ये ज़रूरत भी है। मीन्स व्हेन यू आर इन टफ सर्कमस्टांसेस यू हैव टू एग्जिबिट मोर स्ट्रेंथ। तो कैसे करेंगे? क्रश करेंगे रेबेलियन को, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेंगे, और ज़्यादा बड़े विजन की बात करेंगे। तो ऐसा भी वो कर सकते हैं, राइट। और ओनली कंट्री जो सपोर्ट कर सकता है रशिया को अगर रशिया हारता है वो है चाइना। इससे हमें क्या नुकसान है? कहीं ऐसा ना हो कि रशिया आगे चलकर चाइना का जूनियर पार्टनर हो जाए इन फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जहां जहां रशिया अभी हमें सपोर्ट करता रहा इंटरनेशनल फोरम्स पे, वो चाइना के साथ हो जाए, क्योंकि चाइना उसकी इकोनॉमिक नीड्स को, उसकी डिप्लोमेटिक नीड्स को फुलफिल करे। तो ये हमारे लिए नुकसान है। अगर डिपेंडेंस रशिया पर देखें तो नंबर 1 डिपेंडेंस जब कश्मीर का मुद्दा होता है तो रशिया हमारे साथ होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया का होना, इसका मतलब है कि चाहे चाइना हो चाहे वेस्ट है, हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन लाएगा तो रशिया से हम श्योर हैं कि रशिया हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर रशिया वीक होता है, रशिया में कोई ऐसी सरकार आती है जो चाइना के साथ ज़्यादा अलाइन होगी, तो आपको नहीं लगता इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है? अब इंडिया होपफुल है कि रशिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट रहा है इंडिया को ड्यू टू दिस
चाइना के साथ जो हमारा चैलेंज चलता रहता है बॉर्डर पर, तो हम चाहते हैं रशिया या तो न्यूट्रल रहे या फिर हमारे साथ रहे। लेकिन अगर वो जूनियर पार्टनर बन जाता है, चाइना से बहुत ज़्यादा उसकी नीड डिपेंडेंट हो जाती है, तो ऐसे में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट पर हमारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा। चाइना फर्दर अगर एस्केलेट करेगा हिमालयाज़ में क्राइसिस, तो क्या उस टाइम रशिया हमारे साथ खड़ा रहेगा? ये एक चैलेंज है। तो हमें वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो मानकर चलना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे इन टर्म्स ऑफ वेपनरी। करीब 60 से 70% हमारे जो कन्वेंशनल आर्सेनल है वो रशिया से आते हैं। तो ऐसे में अगर रशियन इकोनॉमी क्राइसिस में आती है, अनस्टेबिलिटी होती है, तो क्या वो सस्टेन सप्लाई ये देश हमें बना कर रख पाएगा? नहीं। तो ऐसे में हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, राइट। ऑलरेडी हमारा जॉइंट वेंचर है जैसे ब्रह्मोस, तो जॉइंट वेंचर के जो फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उस पर फर्दर कोलैबोरेशन पॉसिबल होगा? क्या नई सरकार भी उतना ही फोकस रखेगी जितना पुतिन के टाइम पर हमने देखा? कोई गारंटी नहीं है, राइट। एनर्जी के लिए ऑलरेडी हमारी जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है वो सैखलिन आइलैंड रशिया में एक्सप्लोर कर रही है एनर्जी को। फार ईस्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। आर्कटिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारा, और रशिया भी इन्वाइटिंग है इंडिया को। लेकिन अगर रिजाइम चेंज होता है तो क्या वही प्रायोरिटी हमें मिलेगी या वो जगह अब चाइना के लिए कर दी जाएगी? न्यूक्लियर सेक्टर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रशिया प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे में क्या लॉन्ग टर्म प्रोवाइड कर पाएगा? क्या इसमें भी हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ेगी? ये बात मैंने आपको बताई सैखलिन आइलैंड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, एनर्जी नीड्स में अगर पता है कि रशिया से सप्लाई में इशू आ सकता है नियर फ्यूचर, अगर अनस्टेबिलिटी इन रशिया में होती है, तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई यानी कि अदर सोर्सेज भी मान्य होंगे, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी पर और ज़्यादा फोकस कर लेंगे। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इमीडिएटली जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो इतना आपको बेनिफिट नहीं दे सकती जितना कि आपको फॉसिल दे रहे हैं। तो यानी कि वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट। तो हमें फॉसिल्स के लिए अल्टरनेटिव रूट्स भी रखनी पड़ेंगे तैयार। आर्म इंपोर्ट पर हम इंडिजनाइजेशन पर कोशिश कर ही रहे हैं, और आपका वेस्ट से हम डाइवर्सिफाई करने की पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि रशिया के जो आर्म्स होते हैं वो इनएक्सपेंसिव तो पड़ते हैं, सस्ते तो पड़ते हैं, लेकिन उसकी जो रिपेयर कॉस्ट होती है, पूरी लाइफ साइकिल की कॉस्ट होती है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट हाई, राइट। तो ऐसे में वेस्टर्न सप्लाईज कैन बी एन ऑप्शन, राइट। एक और बात है कि अगर रशिया की डिफीट होती है तो जो परसेप्शन है एज अ स्ट्रॉन्ग आर्म सप्लायर वो डेंट हो सकता है, राइट। तो यूएस, यूरोप और इसराइल के साथ क्लोज पार्टनरशिप, इससे हम अपने डिफेंस को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दैट वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन। और रही बात चाइना की, तो चाइना तो हमारे स्ट्रेटेजिक ग्राफ पर सबसे टॉप पर है, राइट। तो चाइना और रशिया दोनों साथ मिलते हैं तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड, इंडो पैसिफिक के लिए, तो इन ग्रुप्स में हमें और ज़्यादा रिवाइटलाइज करना होगा अपने आप को, जिससे कि चाइना हमारे इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। तो मुझे लगता है कि अभी आपको क्लैरिटी हुई होगी। अब ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया शुड हेज इट्स रिस्क कंसिडरिंग प्रोलॉन्ग्ड रशिया यूक्रेन वॉर कमेंट। तो यानी कि हमारे जो रिस्क हैं इसमें हम कैसे ऑफसेट कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं अगर ये वॉर ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा है और रशिया इसमें अगर डिफीट की ओर है।